हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आप लोगों के ईयरली जो करंट अफेयर की सीरीज है जिसमें कि हम जनवरी से दिसंबर तक के लगभग 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज ये पार्ट सेकंड है जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी 40 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहां पर है। 2021 की रिपोर्ट थी, 2022 में जारी की गई है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार देखा गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसकी रिपोर्ट से ना एग्जैक्ट जो आंकड़े निकल करके आते हैं ना, ये डायरेक्ट ही एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो ये 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। पहली बार 1987 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, अब हुई है 2021 में, और ये इसका 17वां प्रकाशन है। और अब नेक्स्ट कब होगी? 2 साल बाद, यानी कि 2021 से 2 साल यानी कि 2023 में होगी। इसमें की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वनों का आवरण है ये मध्य प्रदेश में बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में अलग है, लेकिन बस ज्यादा आप इसमें ध्यान ना दे वरना कंफ्यूज होंगे। डायरेक्ट ही इसका एक आंसर है मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा वन है। अब मध्य प्रदेश के एक एक फैक्ट हम लेते चल रहे हैं, क्योंकि जब जब मध्य प्रदेश का डिस्कशन आएगा कुछ नए फैक्टर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आज क्या हम रिलेट कर सकते हैं? चलिए उज्जैन को, उज्जैन का टॉपिक हम पकड़ते हैं, क्योंकि उज्जैन में 11 अक्टूबर को क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तब इन्होंने यहाँ पर महाकाल लोक का महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। और उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महाराष्ट्र के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो भारत का जो पहला जीन बैंक है ये इसी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर। और उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी, या हुंगा टोंगा भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ स्थित है जहां जनवरी 2022 में विस्फोट देखने को मिला था? अब ये ज्वालामुखी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं इसमें डायरेक्ट ज्वालामुखी का नाम किस देश में फटा ये उस एरिया से कुछ फैक्ट बनते हैं। तो हुंगा टोंगा ज्वालामुखी ये प्रशांत महासागर में इसका विस्फोट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ ये ज्वालामुखी फटा था। अब कुछ ज्वालामुखी से बनने वाले प्रश्न मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में रख दिए, जैसे कि किलिमंजारो ज्वालामुखी, माउंट किलिमंजारो आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा ही होगा, तंजानिया में है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। मोना लाओ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में, अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में यहाँ विस्फोट हुआ है। माउंट ये ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में, और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी से भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज ये कत्थक से संबंधित हो जाएंगे। इनका जो जन्म है ना ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था 1938 में। अभी देहांत इनका इसी वर्ष हुआ है जनवरी के महीने में, 17 जनवरी 2022 को। और इनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम में प्रश्न बन भी चुके हैं। तो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1964 में संगीत नाटक अकादमी को कालिदास सम्मान से 1987 में, और लता मंगेशकर पुरस्कार से 2002 में सम्मानित किया जा चुका है। अभी कथक से संबंधित है। टोटल शास्त्रीय नृत्य जो भारत में है टोटल कितने हैं? 8 है, जिसमें कि कथक ये उत्तर भारत से रिलेटेड हो जाएगा, कथकली मोहिनी अट्टम केरला से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और सत्रिया ये हो जाएगा असम से। अगला प्रश्न है हाल ही में सुपर मॉम के नाम से मशहूर किस बाघिन की मौत हो गई है? सुपर मॉम के नाम से जो कॉलर वाली बाघिन थी ना, रिसेंटली इसकी मौत हो गई है पेंच टाइगर रिजर्व में। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में भी स्थित है, और ये मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन मोस्टली इसका हिस्सा लगता है मध्य प्रदेश से। तो अपने जीवन में टोटल इसने 29 शावकों को जन्म दिया था। 17 साल की ये जो बाघिन थी इसे सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था। और कैसे क्या मृत्यु हुई ये तो नहीं, जन्म 2005 में हुआ, 17 वर्षीय थी, 29 शावकों को जन्म दिया, कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी। अब ये फिर मध्य प्रदेश का डिस्कशन आ गया। तो देखो जस्ट हमने उज्जैन डिस्कशन किया है अभी, और आप क्या रिलेट कर सकते हो? देखो आपके एमपीपीएससी के पिछले साल का सवाल था रीवा सोलर प्लांट से रिलेटेड, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, इसकी क्षमता पूछी गई थी।
ये 750 मेगावाट की है। ये तो पुराना फैक्ट हो गया। चलो ये इस साल का रिलेट करोगे ना तो श्योपुर, श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है, याद आ ही गया होगा आप लोगों को, कुनो नेशनल पार्क। यहाँ नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीते रखे गए हैं। गुलाबो क्या है? भालू का नाम, 40 वर्षीय भालू, भारत का सबसे पुराना भालू, जिसका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है, इसका निधन हुआ। 190 वर्षीय जोनाथल कछुआ, ये भी मैंने आपको बताया था। और डिकेंसोनिया पशु जीवाश्म में दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म, जो कि मध्य प्रदेश के ही भीमबेटका में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रिसेंटली जो कैथरीन रशेल है, माफ कीजिए रॉबर्टा मट्टेसोला हो जाएगा राइट आंसर, कैथरीन रशेल पहले थी, तो रॉबर्टे मट्टेसोला ये यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष बन गई। यूरोपीय यूनियन तो आप जानते ही होंगे, पहले इसमें 28 कंट्रीज थी, लेकिन ब्रिटेन इससे एग्जिट हुआ, जिसे आप क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। यूरोपीय यूनियन में टोटल अब 27 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इसी के अध्यक्ष रॉबर्ट मट्टेसोला बनी है। झांग मिंग, ये एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बताया था ना मैंने। और हैथा मलघिस, ये किसके हो जाएंगे? ओपेक, ओपेक के बारे में फिर से मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। और एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, इसके झांग मिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने जारी किया है? तो रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब है जो हम पेमेंट करते हैं ना, डिजिटल तरीके से जो पेमेंट हो रहा है, इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। नीति आयोग, ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष देखिए, जनवरी टाइम में आप लोगों ने उपाध्यक्ष राजीव कुमार याद रखा होगा, लेकिन आज ही क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूँ दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर में अब जो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, ये हो जाएंगे सुमन बेरी। और सीईओ जनवरी में आप लोगों ने याद रखा होगा अमिताभ कांत, लेकिन अब कौन हो जाएंगे? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इतना डिस्कशन इस प्रश्न से काफी है। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना है ना, ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हो जाएंगे। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष का निधन हुआ है, किस देश के थे? तो ये स्पेन के व्यक्ति थे। हाल ही में जब इनकी मौत हुई तब इनकी उम्र 112 साल 211 दिन काउंट की गई थी। स्पेन से थे। तो यूरोप के नक्शे में, मतलब इंडिया के नक्शे, माफ कीजिए इंडिया कह रही हूँ, वर्ल्ड के नक्शे में ये है यूरोप, और यूरोप के नक्शे में ये है स्पेन। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो। स्पेन और यहाँ अफ्रीका में ना मोरक्को है, दोनों के बीच में आप जिब्राल्टर स्ट्रेट की लोकेशन देख सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की जो की प्रतिमा है 5 फरवरी। अब देखिए जनवरी के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम कहाँ आ गए? फरवरी में आ गए। तो फरवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखिए स्टेच्यू ही हम रिलेट कर रहे हैं ना, स्टेच्यू तो आपको याद आ ही गया होगा मैं कौन कौन से स्टेच्यू आप लोगों को रिलेट करवाने वाली हूँ। स्टेच्यू एक ही बार लिख देती हूँ, बाकी आगे के फैक्ट लिख देती हूँ, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा, बैंगलोर में उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा, श्रीनगर में। केवड़िया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उद्घाटन गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और हैदराबाद का मैं बता ही चुकी हूँ। अच्छा, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज भी आप रिलेट कर लो, एक और स्टेच्यू जो चर्चे में थी, भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसी साल, लातूर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट
का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरी बार महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में भी इन्हें शामिल किया गया है। बीडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बने जो लिविंग रूट ब्रिज है, इसके लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है? तो देखिए, ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, ये स्थित है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज है। जीवित पौधों की जड़ों को उपयोग करके ये बनाए जाते हैं और ये रूट ब्रिज मेघालय में आम है और हाथ से बने हुए होते हैं। अंजीर के पेड़ों के रबड़ का प्रयोग करके ये बनाया जाता है। यहाँ की जयंतिया और खासी लोगों के द्वारा ये बनाया जाता है। हाल ही में भारत ने इन पुलों के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है। अब इस लिविंग रूट ब्रिज, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, कुछ जड़ों से बना हुआ है। ये इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि स्थानीय रूप से मतलब वहां के लोग इसे क्या कहते हैं? जिंग जिएंग जरी कहते हैं। ये समुद्र तल से 50 मीटर से 1150 मीटर ऊपर है। अधिकतम लंबाई 50 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 1.5 मीटर। ये इतने मजबूत हैं कि 500 साल तक खड़े रह सकते हैं। फिर अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो इसमें से जो शिवांगी सिंह है, जो रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी को, इसमें पहली राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। जबकि हिना जायसवाल के बारे में काफी बार मैंने बताया कि भारत की महिला फ्लाइट इंजीनियर है। और जो भावना कंठ है, ये पहली वुमन फाइटर पायलट बनी थी रिपब्लिक डे परेड में। पहली महिला रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट ये तान्या शेरगिल थी। हालांकि इस प्रश्न को तान्या शेरगिल का जो सवाल है 2 साल पुराना है, बाकी के आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संबंधों के 30 साल पूरे होने पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो रिसेंटली मतलब इसी साल भारत और इसराइल के संबंधों के 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी जश्न को गति देने के लिए दोनों देश के जो राजनयिक है, इन्होंने एक विशेष लोगो भी जारी किया है। और भारत और इसराइल के संबंध अच्छे भी है। इसराइल मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू सेकल है। अभी फरवरी का करंट अफेयर है, तो उस समय देखिए आप लोगों ने यायर लैपिड और इसाक हर्जोग का नाम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में याद रखा था। लेकिन देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर फिर से चेंज हो गए हैं। दिसंबर में यदि आप पढ़ रहे हैं इस क्लास को, तो अब फिर से लगभग 14-15 महीने बाद फिर से सत्ता में वापसी हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू की, और अब ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भी संबंध अच्छे ही हैं। 6 दिसंबर को दोनों देश जो है किस दिवस के रूप में मनाते हैं? मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। चाइना और भारत के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी नवंबर 2022 में भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन किया गया है केरला में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार नवाचार केंद्र है, जो कि स्थापित किया गया है। अब आप लोग मेंस में तो नहीं लिख रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये जो ग्राफीन है, अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है। नवीनतम शोध के अनुसार ये इंडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है और इस प्रकार स्मार्टफोन में जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, इसकी लागत को कम करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हो। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। राजस्थान में भारत का पहला अंगदान स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये स्थापित किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है, ये कहाँ बनने जा रहा है? अच्छा, ये तो दुनिया का हो गया, हम तो भारत का पहला रिलेट कर रहे हैं ना। ग्रेन एटीएम रिलेट कर लो। हरियाणा का जो गुरुग्राम है ना, यहाँ भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व ने T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में ये अवार्ड जीता है सत्यम मंगला टाइगर रिजर्व ने, और यही अवार्ड पिछले साल यानी कि 2021 में जीता था पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, तो
सत्यामंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। तो 2010 से बाघों की संख्या है 2 गिनी हो गई है, 80 हो गई है। इसके बाद इसे T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला पार्क ये बांधवगढ़ ही हो जाएगा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो दिग्गज राइटर, इनकी काफी किताबें हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनती हैं। रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा लिखी गई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अब कुछ अन्य किताबें, अ, रघुराम राजन की द थर्ड पिलर आप रिलेट कर सकते हो। द थर्ड पिलर किरण बेदी की इसी साल एक किताब आई है जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, फियरलेस गवर्नेंस। स्मृति ईरानी पहला उपन्यास इनका लॉन्च हुआ है, लाल सलाम। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क यानी कि भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो भारत का जो पहला जियो पार्क है ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर में जो लमेटा घाट है, यहाँ भू वैज्ञानिक पार्क बनने जा रहा है। और इसके लिए 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट है जो कि ये किया जाएगा। यहाँ पर जियो पार्क क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये जो स्थान है भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी और यूनेस्को के द्वारा लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ बन रहा है। अब जियो पार्क क्या है? एक इंटीग्रेटेड एरिया आप कह सकते हैं जो कि सतत तरीके से भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोगिता को आगे बढ़ाता है, साथ ही वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। तो ये मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो PR श्रीजेश, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे। 2021 के लिए इन्हें मिला। वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार ये अवार्ड मिला यानी कि द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो पहली बार ये मिला था रानी रामपाल को 2019 में। तो रानी रामपाल के बाद ये अवार्ड पाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं PR श्रीजेश। दोनों हॉकी से हो जाएंगे। PT उषा, जब आप नवंबर दिसंबर में करंट अफेयर में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो नई अध्यक्ष बनी है ये PT उषा बनी है। PV सिंधु के बारे में भी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो इसमें से जो CSK है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये बना है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस। अब ये क्या होता है देखिए, जिसमें कि जिसका मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर जाता है ना, इसे ही हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी में तो देखिए भारत की काफी सारी कंपनियों के नाम आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी अभी CSK बना है, इसलिए इसका मैं डिस्कशन कर रही हूँ। अब CSK चेन्नई सुपर किंग आईपीएल टीम ही एक तरह से, वैसे पहले 8 टीमें होती थी आईपीएल में। इस साल यानी कि 2022 में 2 नई टीमें शामिल हुई, गुजरात टाइटंस, दूसरी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इस बार 15वां एडिशन था आईपीएल का, 2008 से खेला जा रहा है। और गुजरात टाइटंस विजेता थी। इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आप याद रखेंगे। ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा रन लेते हैं। तो जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, 863 रन इन्होंने बनाए। फिर राजस्थान रॉयल्स के ही जो यजवेंद्र चहल थे, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, टोटल 27 विकेट। और ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा ये फिर से पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अभी देखिए मैंने स्पेन की लोकेशन आपको दिखाई थी ना, अब स्पेन के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं पुर्तगाल। मैप के माध्यम से डिस्कस करने का यही फायदा होता है कि आपको कम से कम ये तो क्लियर हो जाता है कि जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं एग्जैक्ट ये वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो ये हो गया पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, ये करेंसी इसकी यूरो हो जाएगी। पुर्तगाल से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम आप नहीं भूलेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हालांकि जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था इसमें फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ के एक महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोवर वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति और दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर भी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार की थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। आर्द्र भूमि
वेटलैंड कहते किसे हम? जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ईरान का एक शहर था रामसर, जहां आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए कन्वेंशन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। पहली बार ये 1997 में मनाया गया था और इस बार इसके 51 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 2 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 4 फरवरी को कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्र विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा संसद में बजट 2022-23 पेश किया गया। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। संसद में अभी तक देखिए पेपरलेस बजट इन्होंने पहली बार पेश किया था, 2 बार पेश किए जा चुके हैं, 2021 और 22 में। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली जो महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना है? देखिए भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच, डिटेल लिखी है क्या मैंने? हाँ लिखी है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है और इसी का जो पहला स्टेशन है ये गुजरात के सूरत में बन करके तैयार हुआ है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का पहला कब बात की जा रही, तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र चेन्नई में, पहला जेंडर पार्क केरल में, पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में, पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में, पहला डायनासोर पार्क गुजरात में, पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक का उद्घाटन किया है? तो नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये फैक्ट यहाँ गलत हो गया है, स्टार्टिंग की 2 लाइनें मुझे यहाँ पर हटानी पड़ेगी। समुद्री लॉक मतलब देखिए समुद्र ये जहाज इसके अंदर प्रवेश करेगा ना तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक कहने का मतलब है कि मूव नहीं कर सकता। आपको याद होगा, यदि मैं मैप के थ्रू, मैप यहाँ पर ऐड है नहीं, जैसे ये इंडिया का नक्शा है, इंडिया के नक्शे में जहाँ स्वेज कैनाल की लोकेशन है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ स्वेज कैनाल, अभी 1.5 साल होने जा रही है इस न्यूज को। यहाँ ना एक जहाज था, एवर गिवन करके एक जहाज था, लगभग 10-12 दिनों तक फंसा हुआ था। मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था ही इस रूट पर डिपेंड करती है। अभी जहाज फंस गया था जिसके कारण इस रूट पर सभी आवाजाही, जो अंतरराष्ट्रीय आवाजाही है, ये रुक गई थी। आपको शायद याद होगा, मैंने पढ़ाया था 2021 के करंट अफेयर में। तो बस यहाँ से इतना याद रख लो, दुनिया का जो पहला समुद्री लॉक है इसका उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। तो नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम, करेंसी हो जाएगी यूरो। अगला प्रश्न, बजट 2022-23 में, अब देखिए बजट के जो कुछ सवाल हैं डायरेक्ट ही एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो कुछ कुछ यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कि बजट तो निर्मला सीतारमन ने पेश किया। इसमें क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? 30%। क्रिप्टो करेंसी या एक तरह की आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, ये ऐसी आभासी मुद्रा है जिसे हम ना देख सकते या ना छू सकते, ये एल्गोरिथम के फॉर्म में कंप्यूटर पर मौजूद रहती है। अब अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 साल में टोटल कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? टोटल 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाना है। आपको मैं बता दूं, वंदे भारत ट्रेन का जो छठवां है, मतलब छठवीं वंदे भारत ट्रेन रिसेंटली दिसंबर के महीने में नागपुर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना है? रिपोर्ट आई 2022 में जिसमें यह बताया गया कि चाइना को पीछे छोड़ते हुए जो अमेरिका है भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। अब चाइना इसमें दूसरे नंबर पर आ गया है। टॉप 10 यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी तो नर्मदा ही है और इसी के किनारे जैविक खेती करने का फैसला किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। मेरे ही क्षेत्र अमरकंटक से शुरू होती है और 1077 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती है और यहीं अब जैविक खेती की शुरू होनी है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है, काफी ज्यादा विवादों में भी थी। और शिप्रा शिप्रा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? उज्जैन। यहाँ महाकाल कॉरिडोर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी ये किस राज्य की थी?
सर्वश्रेष्ठ झांकी तो ये रही थी उत्तर प्रदेश की। वैसे 2021 की भी सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की थी। इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जबकि 2021 में जो अयोध्या राम मंदिर थी वो झांकी थी, तो दोनों ही बार उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर थी। अब उत्तर प्रदेश का मैप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके 2-3 करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक योजना रिलेट कर लेते हैं। एक आप बलिया को नोट करिए, दूसरा महोबा को। तो बलिया, आपको उज्ज्वला योजना जरूर याद होगी। 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। ठीक है। और महोबा, महोबा से उज्ज्वला योजना का 2.0 दूसरा चरण है जो कि ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है शीतकालीन, ये जो विंटर ओलंपिक रहा ना 2022 में, ये चाइना के बीजिंग में संपन्न हुआ है। वैसे समर ओलंपिक भी याद रख लेना आप लोग। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं ये 2020 वाले थे, लेकिन 2021 में हुए। 2020 ही लिख देती हूँ, ये टोक्यो जापान में संपन्न हुए थे। ठीक है। चाइना का बीजिंग, ये है बीजिंग की लोकेशन। इसी बीजिंग में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB दोनों का ही हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, फिर से वही डिस्कशन आ गया। अभी हमने डिस्कशन किया था वो कौन सा स्टेच्यू था? स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी 2 बार हो गया, फिर क्या क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, और वहां स्पष्ट लिखा हुआ स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, फॉर्म बदल दिया गया, तो आपके एग्जाम में भी कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। अब स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, ये मैंने बता दिया। अब रामानुजाचार्य के बारे में जान लेते हैं। ये एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक थे, और भक्तिवादी के लिए, मतलब भक्ति आंदोलन के लिए अपनी एक प्रभावशाली नींव इन्होंने डाली थी। और काफी प्रसिद्ध संत थे जिनके स्मृति में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में आप ये भी रिलेट कर सकते हो। हालांकि ये दिसंबर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, भारत का पहला गोल्ड ATM इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, इसे इन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इनसे 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से 1989 में, महाराष्ट्र भूषण से 1997 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। इन्हें ही स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। किसे हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। उपविजेता इंग्लैंड। आयोजन इसका वेस्ट इंडीज में किया गया। अगला प्रश्न है, अच्छा ऑप्शन तो डिस्कस करना भूल ही गई। पिछले साल का जो पुरुषों का बैडमिंटन कप था, थॉमस कप 2021, ये इंडोनेशिया ने जीता था। 2022 वाला किसने जीता है? भारत ने जीता है। पिछले साल का जो महिलाओं का बैडमिंटन था, उबर कप, ये चाइना ने जीता था। इस बार का उबर कप 2022 वाला, ये साउथ कोरिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? एक्चुअली बन के तैयार हो चुका है, राजस्थान के जयपुर में। देखो, भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता। जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, 90,000 लोगों की बैठक क्षमता है। और अब तीसरा ये भारत में बनने जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में। इसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। फरवरी 2022 में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डीएनए आधारित वैक्सीन लगाने वाला पहला देश ये भारत था। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन का नाम जाइडस कैडिला ने मंजूरी दी डीएनए आधारित वैक्सीन की। ठीक है, तो ये भारत बना है। और अभी दिसंबर में ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस फिर से एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, मतलब म्यूटेंट हो के इसके नए नए वेरिएंट अब हमें देखने को मिल रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष, पहले भी मैंने आपको बताया, ये किससे रिलेटेड योजना हो जाएगी? वैक्सीनेशन से। तो इसका जो चौथा चरण है, इसकी शुरुआत हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इसके द्वारा की गई है। 2014 में मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं, मिशन इंद्रधनुष के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है, ये ओडिशा है। तो आज हम टोटल इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 75 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। जल्द ही बैक टू बैक हम इसके पार्ट लाएंगे, आपके एग्जाम के पहले पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।